विद्यार्थियों नमस्कार। पहला तो आप एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और जो अपने मित्र है, सहपाठी है, कक्षा 12वीं में जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दो। हम यहाँ पर जैसे आपने पहले देख लिया है 1857 ईस्वी की क्रांति ये पढ़ रहे हैं और ये आपके कक्षा 12वीं में दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं। इसको तो ध्यान से देखना है, इसको पूरे वीडियो को देखना है। तो जो आपकी किताब 12वीं कक्षा की जो किताब है उसका जो पाठ है, पाठ का नाम है, जो यूनिट है वो 5वीं यूनिट है। कौन सी? 5वीं यूनिट। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। कितने? 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखो 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। सबसे पहले है राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। 5 कारण यहाँ पर लिखे हैं। तो पांचों कारण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अपना है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण। तो देखो राजनीतिक कारण में सबसे पहले लिखा है व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है? तो जब भारत में लॉर्ड डलहौजी था तो उसने इस सिद्धांत को दिया था। सिद्धांत में क्या था कि इस व्यक्तिगत सिद्धांत में एक तो था गोद निषेध। क्या था? गोद निषेध। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और दूसरा जो था इसमें व्यक्तिगत सिद्धांत में कुशासन का आरोप लगाना। क्या लगाना? कुशासन का आरोप। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? तो इसमें क्या था कि भारत की किसी भी रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। दूसरा क्या था? गोद निषेध। अब किसी शासक के, किसी रियासत के शासक के, राजा के कोई संतान नहीं है तो इसमें क्या था कि वो कोई दूसरे बच्चे को अपने गोद में नहीं ले सकता, गोद नहीं ले सकता। तो जब गोद नहीं ले सकता तो उस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था। तो इसकी कुछ रियासतें शिकार भी हुई, जैसे झांसी है, अवध है, सतारा है, नागपुर है। तो ये इसी व्यक्तिगत सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी साम्राज्य में चली गई थी। इसलिए जो रियासतों के जो शासक थे वो अंग्रेजों से नाराज थे। तो हम राजनीतिक कारण देख रहे हैं तो उसमें एक ये चीज अपने को याद करनी है। दूसरा है जमींदारों से अपमानजनक व्यवहार। जो जमींदार थे उनसे अंग्रेज क्या करते थे कि जो जमींदार थे उनसे व्यवहार तो ठीक नहीं करते थे, साथ साथ में उनकी जो जमीनें होती थी उन पर भी अपना अधिकार कर लेते थे। तो जमींदार भी नाराज थे और रियासतों के शासक भी नाराज थे। अब देखो बादशाह, यहाँ बादशाह लिखा है तो सीधा सीधा समझ जाना कि दिल्ली का बादशाह। अब दिल्ली का बादशाह मुगल सम्राट हुआ करता था, मुगल शासक हुआ करता था, मुगल बादशाह जिसको हम कहते हैं। और उस समय जो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। तो ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसको भेंट देना, इसको पैसे दिया जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, जो भेंट दी जाती थी वो भेंट देना बंद कर दिया अंग्रेजों ने। तो जो मुसलमान लोग जो थे भारत में वो इस कारण से नाराज हो गए कि बादशाह को भेंट देना बंद कर दिया। बादशाह के जो सिक्के चलते थे भारत में, जो सिक्के चलते थे मुगल शासकों द्वारा चलाए गए, तो उन मुगल शासकों के जो सिक्के थे उन सिक्कों के ऊपर से भी नाम को अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। तो इसलिए मुसलमान नाराज हो गए। अब देखो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का पालन नहीं करना अंग्रेजों ने, क्योंकि 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट, एक कानून बना था जिसमें कि जितनी भी भर्तियां होती थी, सैनिक असैनिक भर्तियां, उनमें अंग्रेजों द्वारा कोई रंग भेद या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता। तो इसमें कहा गया है 1833 ईस्वी के चार्टर में कि जाति धर्म रंग वंश के आधार पर सैनिक और असैनिक जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें बिना भेदभाव की नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने इस चार्टर एक्ट का पालन नहीं किया और जो ऊंचे ऊंचे पद थे उनको अंग्रेजों को दिया गया। तो इसलिए ये राजनीतिक कारणों में ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे, तो ये याद रखना है अपने को। दूसरा है आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक। अब अंग्रेजों ने जो भी नीतियां बनाई उनमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का शोषण होता था, यानी कि भारतीय और गरीब होते जा रहे थे। भारतीयों का जो पैसा है वो धीरे धीरे अंग्रेजों के पास चला जा रहा था। तो आर्थिक शोषण की नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई। अब जो भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई।
क्या हो गई? अंग्रेजों की इन आर्थिक शोषण की नीतियों के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। अब जो भू राजस्व है, भू राजस्व बहुत ही अधिक लिया जाता था, तो कृषकों जो किसान थे उनकी स्थिति खराब हो गई। और भू राजस्व की एक तो अधिकता थी और वसूली में सेना का सहारा लेना पड़ता था अंग्रेजों को। कोई किसान कृषक अगर भू राजस्व जो टैक्स होता है किसान के द्वारा दिया जाता है तो वो नहीं दे रहा है, तो सेना को बुला लिया जाता है और सेना के द्वारा उसमें वसूली की जाती है। अब देखो आयात निर्यात कर, आयात निर्यात यानी कि यहाँ से कुछ वस्तुएं इंग्लैंड जाती थी और इंग्लैंड की कुछ वस्तुएं भारत आती थी। तो जाती थी उन वस्तुओं पर निर्यात कर लगाया जाता था और आती थी उनके ऊपर आयात कर लगाया जाता था। अब देखो इसमें भिन्नता क्या थी? तो आयात कर तो कम हुआ करता था और निर्यात कर ज्यादा था। निर्यात कर की इंग्लैंड में कौन सा? मलमल, मलमल, सूती व रेशमी, इन वस्त्रों की मांग ज्यादा थी। कौन कौन से? एक तो मलमल, सूती व रेशमी वस्त्रों की मांग ज्यादा थी। भारत में जो मलमल है वो तो ऐसी होती थी, मलमल की इतनी महीन इतनी पतली साड़ी होती थी कि अंगूठी के इधर से डालो, जैसे अंगूठी है, अंगूठी के इधर से डालो और इधर से निकालो, इतनी पतली साड़ी होती थी। इतना अच्छा माल भारत का होता था, इतने अच्छे कपड़े भारत के होते थे, तो इनकी मांग इंग्लैंड के साथ ही विदेशों में, दूसरे देशों में भी ज्यादा रहती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इन पर टैक्स लगाया। कितना? 71% टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स लगा दिया तो ये जो कपड़े थे, भारतीय सामान था, ये महंगा हो गया। क्या हो गया? महंगे होने लगे। और कपड़े महंगे होने लगे तो इंग्लैंड और विदेशों के लोग खरीदने नहीं लगे। जब वहां पर इनकी मांग घट गई तो भारत के जो व्यापारी थे, जो उद्योग धंधे थे, वो वैसे ही नष्ट हो गए। अब क्या हुआ? लगातार यहाँ देखो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति में क्या था कि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनें, फिर मशीनों से दूसरी वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां पर उत्पादन ज्यादा हुआ। अब उस उत्पादन को क्या करे, कहाँ बेचे? तो उनको एक अच्छा बाजार दिखा भारत। कौन दिखा? भारत एक अच्छा बाजार लगने लगा, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके उत्पादन को, वहां की वस्तुओं को भारत में बेचने लगे। और भारत से क्या हुआ कि कच्चा माल तो ले जाते थे और पक्का माल तैयार करके भारत में, तैयार वस्तुओं को भारत में बेचते थे। तो भारत का जो धन था वो इस माध्यम से धीरे धीरे कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड जाने। भारतीय धन का निष्कासन हो गया, यानी भारत का धन कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो इस तरह से भारतीय धन का निष्कासन हुआ। तो ये कुछ आर्थिक कारण थे। तो लोगों ने देखा कि ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं अंग्रेज। अब देखो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जाति भेद की भावना। अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीय और अंग्रेज दोनों के साथ में भेदभाव करते थे। अब भेदभाव किस प्रकार से? तो जो रेलवे की प्रथम श्रेणी, जो फर्स्ट क्लास कहते हैं हम, उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे हम कि जो रेलवे की प्रथम श्रेणी में यात्रा भारतीयों के लिए वर्जित थी। अब दूसरा जो है, यूरोपीय व्यवसायियों द्वारा जो होटलें चलाई जाती थी, भारतीय होटलें तो होती थी, साथ में यूरोपीय व्यवसायियों के द्वारा जो होटलें और जो क्लब चलाए जाते थे उनमें प्रवेश वर्जित था। और बोर्ड लगा देते थे सामने, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, ऐसा लिखा हुआ मिलता था। यानी कि इस एक तरह से भारतीयों के साथ में भेदभाव हो रहा था। अब आगरा के एक मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया। देखो उसी समय क्या आदेश दिया कि हर एक भारतीय, यानी कि भारत का रहने वाला कोई भी हो, चाहे उसका पद कैसा भी हो, ऊंचे पद पर हो या छोटे पद पर हो, उसको इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि रास्ते पर चलने वाले हर एक अंग्रेज को सलाम करे। तो बिल्कुल आप भी लिख लेंगे ये लाइन कि आगरा के मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि हर एक भारतीय चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसको इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह हर एक रास्ते पर चलने वाले
हर एक अंग्रेज को सलाम करे। बिल्कुल कॉपी में, एक कॉपी में लिख लेना इसको। और साथ में क्या कहा, अगर वह घोड़े पर या तांगे, तांगे का मतलब समझ लेना गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी में बैठा है तो नीचे उतर कर तब तक खड़ा रहे जब तक अंग्रेज वहाँ से निकल न जाए। तो देखो इतनी बड़ी बात इसने, आगरा के मजिस्ट्रेट ने इतना बड़ा आदेश निकाल दिया। क्या निकाल दिया कि हर एक भारतीय, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसको इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह रास्ते पर चलने वाले हर एक अंग्रेज को क्या करे, सलाम करे। चाहे अंग्रेज कोई भी हो, उसको कोई भी भारतीय जिसका पद कोई भी हो, बड़े पद पर हो, तो भी वह रास्ते पर चलने वाले हर एक अंग्रेज को सलाम करना चाहिए। और अगर वह घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और तांगे यानी गाड़ी में बैठा है और सामने से कोई अंग्रेज आ रहा है, तो उसको नीचे उतर कर खड़ा रहना है। क्या करना है कि अगर घोड़े पे बैठा है तो नीचे उतरना है, क्योंकि सामने से अंग्रेज आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अंग्रेज आ रहे हैं। और तब तक खड़ा रहना है चुपचाप जब तक अंग्रेज वहां से निकल न जाए। तो ये बात कही थी आगरा के एक मजिस्ट्रेट ने, एक आदेश निकाल कर कही थी। तो बिल्कुल याद रखना है इस बात को, क्योंकि हमको जो आज़ादी है वो ऐसे ही नहीं मिली कि आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। परीक्षा दे सकते हैं लेकिन फेल हो सकते नहीं। तो बिल्कुल याद करना है कि हर एक भारतीय, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसको इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह रास्ते पर चलने वाले हर एक अंग्रेज को सलाम करे। अगर वह घोड़े पर या गाड़ी में बैठा है तो नीचे उतरकर तब तक खड़ा रहे जब तक अंग्रेज वहां से निकल न जाए। ऐसी बात कही आगरा के मजिस्ट्रेट ने। अब यह चीज़ तो हो गई। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा नीति, अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी, वो भी एक कारण मानी जा सकती है। क्योंकि अंग्रेजों की शिक्षा नीति में क्या था, अंग्रेजों को तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो पहले जो प्राथमिक उद्देश्य है वो तो था लिपिक तैयार करना। क्या? लिपिक। लिपिक का मतलब समझना बाबुल, जो लिख पढ़ी करने वाले जो लोग होते हैं। तो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति है उसका पहले शुरुआत में तो उसका उद्देश्य रहा कि लिपिक तैयार करना और काले अंग्रेज तैयार करना। कौन? काले अंग्रेज। काले अंग्रेज का मतलब समझ जाना, काले यानी काले तो कहा गया है भारतीयों को, और अंग्रेज, अंग्रेज यानी कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले, जो ईसाई बन जाए, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ले, वो हो गया अंग्रेज। क्या हो गया? अंग्रेज। तो पहले तो उद्देश्य क्या रहा कि अपने कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए एक तो बाबू तैयार कर ले, क्योंकि भारतीय लोग तो हिंदी बोलते थे, हिंदी यानी भारतीय भाषाओं को बोलते थे, और अंग्रेज थे वो अंग्रेजी भाषा बोलते थे। तो अंग्रेजी भाषा सिखाकर उनको बाबू तैयार करना था और काले अंग्रेज तैयार करना था प्राथमिक उद्देश्य। लेकिन बाद में क्या किया अंग्रेजों ने कि जो सिलेबस है, क्या है सिलेबस, उसको चेंज करना शुरू किया। जो इतिहास है, इतिहास में उसने इतिहास में बहुत सारा चेंज करवा दिया। इतिहास का लेखन अपने अनुकूल कराया। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, अंग्रेजों ने इतिहास का लेखन अपने अनुकूल कराया। अनुकूल का मतलब कि इतिहास में वो बातें रखी ज़्यादा जो अंग्रेजों के पक्ष में थी और वो बातें हटा दी जो अंग्रेजों के विपक्ष में थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आर्यों को आक्रमणकारी बता दिया। आर्य आक्रमणकारी, तो ये भी याद रखना है, आर्यों को क्या बता दिया, आक्रमणकारी। एक और भेद खड़ा कर दिया उन्होंने कि आर्य आक्रमणकारी यानी कि विदेशी है, साथ साथ में उन्होंने भेद क्या खड़ा कर दिया, आर्य अलग है और भारत में द्रविड़ लोग अलग है। जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको तो बता दिया द्रविड़ कि ये द्रविड़ जाति की है, और उत्तर भारत के लोगों को बता दिया कि ये आर्य जाति की है। तो इनकी शिक्षा नीति भी कुछ सही नहीं थी। तो ये सब सामाजिक कारणों में हम याद रखेंगे। अब देखो अगला जो कारण है वो है धार्मिक कारण। कौन सा कारण? धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में देखो हिंदू उत्तराधिकार, बिल्कुल यार, हिंदू उत्तराधिकार नियम में यह था कि
जो पिता की जो संपत्ति उसको कहा जाता है पैतृक संपत्ति। अगर हिंदू उत्तराधिकार में किसी ने अगर अपना मत बदल लिया या धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखता, पिता की संपत्ति से वंचित हो जाता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि पैतृक संपत्ति संबंधी कानून तैयार कर लिया। क्या कर लिया? कानून बना दिया। इसमें क्या था? ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये कानून पैतृक संपत्ति संबंधी कानून था, जिसमें ये बात थी कि ईसाई धर्म कोई भी स्वीकार करेगा तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति भारत का है वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, उसकी पिता की जो संपत्ति उस पर अधिकार बना रहेगा। लेकिन जो हिंदू उत्तराधिकार नियम था उसके अनुसार अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब देखो, ईसाई धर्म तो स्वीकार कर लिया, इसके साथ साथ में जो ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, ईसाई मत को स्वीकार करता है, तो उसके लिए अलग से प्रोत्साहन दिया जाता था। क्या किया जाता था? प्रोत्साहन। अलग से उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, अलग से प्रोत्साहित, ऊंचे पद पर बिठा दिया जाता था, अच्छे पद पर। देखो एक और चीजें 1813 के अधिनियम से मजहबी प्रचार की जो ईसाई पादरी थे, अब ईसाई जो पादरी होते हैं, फादर जिनको कहते हैं, तो उनको एक अधिनियम आया 1813 ईस्वी में कानून बना और उसमें अपने धर्म का प्रचार करने की स्वीकृति भी मिल गई। अब उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और जो सरकार थी, सरकार भी इनकी सहायता कर रही थी। सरकार किसकी थी? सरकार भी अंग्रेजों की। और ये मजहबी प्रचार करने वाले कौन? ये भी ईसाई और अंग्रेज भी ईसाई, तो सरकार भी इनके ही साथ में थी। जो भी ईसाई धर्म स्वीकार करता था उसको अच्छे पद पर रखा जाता था, उसको अच्छे पद पर नियुक्ति दी जाती थी। तो कुछ लोभ में आकर भी कुछ लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक और चीज है, अगला कारण जो है मंदिर मस्जिदों पर कर। अभी तक अंग्रेजों ने अभी तक मंदिर और मस्जिदों को टैक्स फ्री रखा था कि मंदिर और मस्जिदों से कोई कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने मंदिर पर भी टैक्स लगा दिया। मंदिर की जो संपत्ति होती है, मस्जिदों की जो संपत्ति हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो लोग और भी नाराज हो गए। अब देखो अगला है मैंगलीज का वक्तव्य। अब मैंगलीज जो था, इसने क्या वक्तव्य दिया? जो मैंगलीज था, मैंगलीज ये था कंपनी के निदेशक, मतलब कि डायरेक्टर, निदेशक मंडल का प्रधान। कौन था? कंपनी के निदेशक मंडल का प्रधान मैंगलीज नाम का व्यक्ति था। इसने संसद के एक सदन जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के वक्तव्य दिया। क्या दिया? कि लिखते जाना साथ में, गॉड का मतलब भगवान, गॉड ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को इसलिए दिया है ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक निरंतर लहराता रहे। तो इसने बहुत बड़ी बात कर दी। कंपनी के निदेशक मंडल का
प्रधान जो था मैंगलीज, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के कहा कि गॉड ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को इसलिए दिया है ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लहराता रहे। तो लोगों ने कहा कि ये क्या कह रहा है, लोग फिर नाराज हो गए थे। ये सब धार्मिक कारण है। एक सती प्रथा जो कानून था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो उसको भी मानते हैं, लेकिन अपने को ये 3-4 कारण याद रख लेने हैं परीक्षा में। अब देखो अगला जो है सैनिक कारण। क्या है? सैनिक कारण। अब देखो बहुत सारे इतिहासकार जो है 1857 की क्रांति के इन सब कारणों को छोड़कर एक ही घटना को इसका कारण मानते हैं, और वो है चर्बी वाले कारतूस। लेकिन अपने को ये सब कारण ध्यान में रखने। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, चर्बी वाले कारतूस के अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं थी, पहले से ऐसा होता आ रहा था, जिसके कारण ये चर्बी वाले कारतूस की घटना तो एकमात्र एक चिंगारी थी 1857 की क्रांति की। अब देखो इसमें अंतिम जो है सिपाही कारण, सैनिक कारण, सिपाही कारण कहते हैं हम। अब देखो सैनिकों का विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नहीं, उससे पहले भी विद्रोह हुआ। तो बंगाल में 1864 में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद में 1824 ईस्वी में समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए बैरकपुर के सैनिकों ने इनकार कर दिया। ये तो बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल। और बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्री मार्ग से, समुद्री यात्रा करना वर्जित था सैनिकों के लिए, तो सैनिकों ने 1824 में समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए इनकार कर दिया। कौन से? बैरकपुर के सैनिकों ने। देखो 1844 में बिना अतिरिक्त भत्ते के सिंध जाने से इनकार कर दिया। सैनिकों को अलग से कोई पैसे नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्होंने सिंध जाने से भी इनकार कर दिया। अब देखो सेना में क्या था कि सैनिक क्यों नाराज थे, तो देखो सब कम यूरोपीय सैनिक, ध्यान रखना। कितने भारतीय सैनिक तो थे 1856 ईस्वी में, लगभग 1856 ईस्वी में जो सैनिक थे भारतीय 2,33,000। कितने? 2,33,000 भारतीय सैनिक। और अंग्रेजी सैनिक कितने थे? 4, 5, 3, 2, 2, 43,322 यूरोपीय सैनिक थे। तो भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले अधिक थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन जो था, वेतन अगला जो हमारा है भारतीय सैनिकों का कम वेतन। भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था। वेतन कितना दिया जाता था? तो भारतीय सैनिकों को वेतन दिया जाता था, भारतीय को वेतन दिया जाता था 9 रुपये मासिक। महीने के कितने दिए जाते थे? 9 रुपये। और जो यूरोपीय सैनिक थे तो वेतन यूरोपीय सैनिकों का ज़्यादा था। यूरोपीय सैनिक, इनका वेतन ज़्यादा था। इनको 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाता था। तो ये भी याद रखना है कि भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, 9 रुपये महीना था, और यूरोपीय सैनिकों का 40 से लेकर के 60 रुपये तक महीने का वेतन था। अब इसके अलावा 1854 का डाकघर अधिनियम, इसमें क्या हुआ 1854 के डाकघर अधिनियम में कि सेनाओं को कुछ फ्री में निःशुल्क डाक सुविधाएं मिलती थी। तो इस 1854 के डाकघर अधिनियम में उन सेना को मिलने वाली निःशुल्क डाक सुविधाओं से वंचित कर दिया। अब देखो 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय, कब? 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। और इसमें क्या कहा गया सामान्य सेना भर्ती अधिनियम में कि, यहां मैं नीचे लिख दूं, शायद दिख रहा हूं, इधर मिटा के लिखूं। कैनिंग के समय 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, इसमें क्या कहा गया? अब ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसमें क्या कहा गया कि सरकार चाहे जहां पर समुद्र पार
प्रदेशों पर भेजे, वहाँ भारतीय सैनिकों को अनिवार्य रूप से जाना होगा। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। कैनिंग के समय 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम में आया, उसमें कहा गया कि सरकार जहां पर भी भेजे, चाहे समुद्र के पार, वहां पर भारतीय सैनिकों को अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा। तो ये सब कारण थे। इसमें से अपने को यहाँ पर हमने देखा है 5 नंबर, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण लिखिए। प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न आना बंद हो गए। प्रकाश नहीं डालना अपने को। और ये प्रश्न जो है हो सकता है 4 नंबर का आपसे पूछा जाए। कितना नंबर का? 4 नंबर का। तो ये सभी कारण अपने को याद रखने हैं और याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये थे आज के लिए। अब इसमें 1857 की क्रांति में हम आगे पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी है। इसकी ये क्रांति असफल हो गई थी, तो असफलता के कारण लिखिए। तो असफलता के कारण भी हम पढ़ेंगे। इसकी क्या परिणाम निकले वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।